प्रिय छात्रों, पहले लेसन में हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले लेसन में देखा था कि जो साथ में पंजाबी महिला चल रही थी उसकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल सब खादी का बना हुआ था और उस खादी के रुमाल से बार बार पोंछने के कारण उनकी नाक का अगला सिरा भी लाल हो गया था। उनका रंग गोरा था किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का शाही खुरदरापन था। कहने का मतलब कि रंग तो गोरा था लेकिन उनका जो स्किन था वह बहुत ही खुरदरा था, रुखरा था। ठुड्डी बोलते हैं ये चीन को। ठुड्डी पर बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे जिन्हें वे अंगुलियों में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। कहने का मतलब यह है कि उस महिला की ठुड्डी पर एक बड़ा सा तिल था और उस तिल में 2-3 लंबे लंबे बाल लटक रहे थे, जिस बाल को वह बार बार अंगुलियों में लपेटती थी और छल्ले मतलब रिंग की तरह घुमाती रहती थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या फिर विधवा। कहने का मतलब कि या तो उनकी उम्र अधिक बीत गई थी और वे कुंवारी थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, या वे विधवा हो चुकी थी। देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि या तो उनकी उम्र अधिक हो गई थी और उन्होंने शादी नहीं की थी या उसी उम्र में वह विधवा हो गई थी। ऐसा देखकर अनुमान लेखिका लगा रही है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। रीतापन मतलब खालीपन। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। कहने का मतलब कि जीवन में जो एक उल्लास होता है, जो जोश होता है, उस जोश की एक आध रेखा भी ढूंढने से उस पंजाबी महिला के चेहरे पर लेखिका को नहीं मिली। कहने का मतलब कि एक जो चेहरे पर खुशी होती है उस तरह की खुशी उस महिला के चेहरे पर नहीं थी। जासूसी पुस्तक थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। कहने का मतलब यह है कि जिस हाथ में वे एक अंग्रेजी जासूसी किताब ली हुई थी, पुस्तक ली हुई थी, उस हाथ को देखने से लगता था कि यह हाथ किसी औरत का नहीं, किसी मर्द का हाथ है, ऐसा लग रहा था। ये पंजाबी महिला की बनावट, शारीरिक बनावट का वर्णन लेखिका ने किया है। तो आगे देखते हैं। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन टाँगते हैं या चिमटा सरसी पकड़ते हैं। कहने का मतलब कि लेखिका उनके हाथ को देख करके ही अनुमान लगा रही है कि यह हाथ वह नहीं हो सकता है जो बच्चों को लोरी सुनाती है और उनके शरीर पर हाथों से थपकी दे करके सुलाते हैं, और यह हाथ वह हाथ नहीं हो सकता जो अपने पति की कमीज में बटन टाँगता है या चिमटा या सरसी पकड़ते हैं। चिमटा या सरसी बोलते हैं किचन में चूल्हा पर से बर्तन उतारने के लिए एक सामान होता है, एक चीज होती है जिससे लोग गरम बर्तन को चूल्हे से उतारते हैं।
तो ये वे हाथ नहीं है जिनकी हस्त रेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल काली की दरारें से मलिन कर देती। कहने का मतलब कि ये हाथ वे नहीं है जिनके हाथ में जो रेखाएं होती हैं, जो लाइन होती है, उस लाइन को कर्म की रेखाएं, कहने का मतलब काम करते करते वे रेखाएं जो हाथ की मलिन हो जाती हैं, वे रेखाएं नहीं थी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि उस पंजाबी महिला के हाथ की बनावट जो थी वह एक घरेलू महिला की नहीं थी। एक घरेलू महिला जो होती है उसके हाथ की जो बनावट होती है, उस बनावट से उस महिला के हाथ की बनावट मिल नहीं रही थी, मैच नहीं कर रही थी। मेरा अनुमान ठीक था। मेरा अनुमान ठीक था कहने का मतलब कि लेखिका का जो अनुमान था वो ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। उस पंजाबी महिला ने खुद अपना परिचय दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। तो वे पंजाब के जितने विस्थापित मतलब माइग्रेटेड, विस्थापित का मतलब क्या होगा, माइग्रेटेड। तो जितने ये जो विस्थापित मतलब माइग्रेटेड, यहाँ इसका मीनिंग लिख देता हूँ। जितनी माइग्रेटेड स्त्रियां थी उनके लिए एक आश्रम बनाया गया था, एक शेल्टर बनाया गया था। उस शेल्टर की ये संचालिका थी। संचालिका मतलब ऑर्गेनाइजर। संचालिका का मतलब होगा ऑर्गेनाइजर। इसका भी मतलब यहाँ ले लें हम लोग। ऑर्गेनाइजर विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। वे हाल फिलहाल विदेश से लौटी थी और लखनऊ जा रही थी। और क्यों जा रही थी? एक समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर सेमिनार, गोष्ठी, सोशल वेलफेयर सेमिनार में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविका में उनका नाम अग्रगणी था। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट थी, उनमें इनका नाम सबसे अग्रगणी मतलब आगे था। महाराष्ट्री महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो पंजाबी महिला का प्रश्न परिचय तो आप लोगों ने देख लिया, उनकी शारीरिक बनावट के बारे में भी देख लिया। अब बारी आती है मराठी महिला की। मराठी महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। वह स्वल्प भाषणी, स्वल्प भाषणी का मतलब होता है कम बोलने वाली। और सुंदरी, सुंदरी का मतलब तो आप सब समझते हैं। और प्रौढ़ा मतलब मैच्योर्ड। जवानी के बाद और बुढ़ापा के पहले का जो समय होता है उसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम लोग ये प्रौढ़ावस्था कहते हैं। यहाँ मैं ये लगा दे रहा हूँ। तो वह स्वल्प भाषणी थी। स्वल्प भाषणी का मतलब होता है कम बोलने वाली, कम बोलने वाली। वह स्वल्प भाषणी थी मतलब कम बोलने वाली, कम बोलने वाली थी। तो इन्होंने क्या किया, ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। कहने का मतलब किया किसी से
बातचीत करना पसंद नहीं कर रही थी और किसी से हिलने मिलने या घुलने मिलने की उन्होंने कोशिश नहीं की। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। कहने का मतलब कि वह जो मराठी पत्रिका पढ़ रही थी उस पत्रिका को पढ़ते पढ़ते स्वयं कभी मुस्कुरा लेती और कभी कभी उसको पढ़ते पढ़ते जब कोई ऐसी बात आ जाती तो वे उदास हो जाती और अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा लेती। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखन की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। कहने का मतलब ये है कि इससे स्पष्ट हो रहा था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखन, कहने का मतलब कि जो मराठी में कहानी लिखने में जो बहुत ही कुशल स्किल्ड आदमी रहा होगा, जिसकी कलम की जादू से वे कठपुतली सा नाच रही थी। कहने का मतलब कि कुछ कहानी ही ऐसी थी कि उस कहानी को पढ़ करके और उस कहानी में वे इतना डूब जाती थी जिसके कारण कभी हंसती थी और कभी उदास हो जाती थी। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। कहने का मतलब कि वो डब्बे में थी, कंपार्टमेंट में थी, लेकिन होकर भी न होने के बराबर ही थी, क्योंकि वह किसी से न तो बात करती थी न किसी से घुलती मिलती थी। बिल्कुल अकेली एक किताब पढ़ने में मस्त थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल सोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थी। कहने का मतलब कि उनका रंग गोरा था और उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वह लाल थी, सोलापुर की थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा, उन्होंने जूड़ा जो बांधा था वह गोल था। एरी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। एरी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। उन्होंने जो जूड़ा बांधा था वह गोल था और उनके बाल बहुत लंबे थे। जो लेखिका ने, हालांकि किसी की चोटी तो एरी तक लटकती नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ बताया है कि एरी चुंबी, कहने का मतलब कि ऊपर से जो जूड़ा है, जो उनकी चोटी है, वह लटक करके और पैर के जो एरी है, हील है, पैर के हील को टच कर रहा है, ऐसा लेखिका का मानना है। कहने का मतलब कि उनकी चोटी बहुत लंबी है। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे। कान में जो उन्होंने एयर रिंग पहन रखा है उसमें 7 मोती लगे हुए हैं और वर्तुलाकार मतलब गोलाकार, गोल एयर रिंग है जिसमें 7 मोती है। और गले में था दोहरी लड़का मंगलसूत्र और डबल लड़ी की मंगलसूत्र गले में पहनी थी, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। जिस मंगलसूत्र को वह बार बार दांतों में दबा रही थी, यह अभ्यासवश, कहने का मतलब कि उनकी आदत ऐसी हो गई थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति का नाम का लेबल लगा था। जो उनका सामान था, जो स्टील का बॉक्स था, सूटकेस था, ये सब पर उनके पति के नाम का लेबल लगा हुआ था। और क्या लेबल लगा हुआ था वो हम लोग आगे देखेंगे। उसमें क्या लगा हुआ है, मेजर जनरल बनोलकर। कहने का मतलब कि जो भी सूटकेस बॉक्स वगैरह था सब पर उनके पति के नाम का लेबल लगा हुआ था। क्या, मेजर जनरल बनोलकर। और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग। कहने का मतलब कि उनका जो डील डॉल था, उनका जो तौर तरीका था, उनकी जो शारीरिक बनावट थी, उससे वास्तव में ये लगता भी है कि वे किसी मेजर की पत्नी होने
लायक ही थी। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। पूरे चेहरे में सिर्फ उनकी जो दोनों आंखें थी वही ज्वलंत आभूषण मतलब गहना, ज्वलंत गहना उनकी दोनों आंखें थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुपचाप थी, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा चमक होती थी, जिससे लगता था कि वे चेहरे और मुंह से नहीं बल्कि आंखों से ही हंसती और मुस्कुराती हैं। परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। इस तरह से वह सबका मजाक उड़ा रही थी बिना बोले। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को देखती, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर लेती। तो कभी वह पंजाबी महिला को देखती और कभी लेखिका को देखती, और जब नज़र से नज़र मिल जाती तब वे अपनी नज़रें फेर लेती थी। मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती, और आदत जैसी हो गई थी कि हमेशा मंगलसूत्र को दांत में दबा लेती थी, तो उसको दांत में दबा लेती और फिर पत्रिका पढ़ने में लग जाती। अब देखिए, अभी तो 3 महिलाएं यहाँ है। एक, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, पंजाबी महिला थी जो सलवार कमीज दुपट्टा रुमाल सब उनकी खादी की थी, और वे एक विस्थापित महिलाओं के लिए जो आश्रम चलता था उस आश्रम की संचालिका थी, और वे लखनऊ जा रही थी किसी महिला कल्याण गोष्ठी में भाग लेने। और ये अब दूसरी जो है ये मराठी महिला, जिनको अब आप कह सकते हैं मिसेस वनोलकर, जो मेजर जनरल वनोलकर की पत्नी है, उनके बारे में भी यहाँ हम लोगों ने देख लिया। लेखिका के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, जो शिवानी है, और वे एक दिन के लिए कहीं जा रही हैं, इसलिए उनके साथ सामान ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, चौथी महिला अभी तक आई नहीं है, जो सती है, जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो आगे देखते हैं। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। अब असली कहानी शुरू होती है। गाड़ी ने सीटी दी और इसी समय एक चौथी महिला जो थी उस डब्बे में आने वाली वो आई। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। वो आई और गाड़ी चल दी। कहने का मतलब कि शायद गाड़ी उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला भद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। तो जैसे वह सीट तक पहुंची, गाड़ी चलने लगी और वह सीट पर बैठ गई। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी, एक बास्केट थी जो बेंत की बनी थी, और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। जो साइड बैग था वह चौकोर था। ओफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। अब वो आई और आते आते शुरू हो गई। बोलती है, ओफ, लगता था कि गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। कहने का मतलब कि भाग भाग करके मुझे आना पड़ा। मैं उन्हें देखती ही रह गई। लेखिका उन्हें देखती रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। जो पंजाबी महिला थी, जो समाज सेविका थी, उसने अपना उपन्यास बंद कर दिया उनकी आवाज़ सुनकर। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में लिया और बैठ गई। और मराठी जिसे अभी हम लोगों ने देखा है मिसेस बनोलकर, उनका नाम है मोनालिसा। मिसेस बनोलकर का नाम क्या है? मोनालिसा। उन्होंने भी अपना चश्मा उतारा और हाथ में ले लिया और वो भी बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। कहने का मतलब कि यहाँ जो तीनों है, लेखिका है, मोनालिसा है और वो जो पंजाबी महिला है,
है ना, इन तीनों की नजर इस चौथी महिला पर जम गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। कहने का लेखिका का कहना है कि दोष इसमें हम तीनों का, अर्थात उस मराठी मोनालिसा का और पंजाबी महिला का या लेखिका का दोष नहीं था कि इन लोगों की नज़र उसके चेहरे पर जाकर जम गई। खास में ये महिला जो चौथी आई है, देखने लायक चीज ही थी। अब आगे देखेंगे कि लेखिका ने क्यों कहा कि वह देखने लायक चीज थी। हमारा घूरना, घूरना मतलब टकटकी लगाकर देखना, उन्होंने भांप लिया मतलब समझ गए। और उसने कहा, केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। और वह हंसी। अब ये खुद बोलने लगी, क्यों बहन, मैं बहुत लंबी हूं ना, और हंसने लगी। और उसने कहा, 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। कहने का मतलब कि उसने कहा कि मेरी ऊंचाई जो है, मेरी हाइट जो है वह 6 फीट और 10.5 इंच, 10.5 इंचेज, 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। कहने का मतलब कि हंसती हुई उसने कह दिया कि मेरी ऊंचाई 6 फीट 10.5 इंच एग्जैक्ट होगी। शायद भारत की सबसे लंबी नारी, है ना, कहा कि इंडिया की सबसे जो टॉलेस्ट औरत कोई होगी वो मैं हूँ। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं। और उसने खुद कहा कि अच्छा हुआ कि इस डब्बा में हम चारों महिलाएं ही हैं, कोई पुरुष नहीं है। नहीं तो मुँहे पुरुष भी मुझे घूरते, नहीं तो मर्द लोग भी मुझे घूरते, इस तरह से टकटकी लगाकर बार बार मुझे देखते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। दनादन मतलब जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, मतलब इन लोगों से कुछ न कुछ पूछना शुरू कर दिया। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। कहने का मतलब कि सबसे पहले उसने लेखिका का ही इंटरव्यू लेना शुरू किया। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चाटे धर दिए। और जब समाज सेविका से जब उसने कुछ पूछने की कोशिश की तो वो पंजाब की थी, उसने ठक ठक कर मतलब जल्दी जल्दी और रुखापन से, है ना, जैसे वह उत्तर देना नहीं चाह रही हो या उससे जो पूछा जा रहा है वह उसे पसंद नहीं हो, इस तरह से उसने 2-3 उत्तर के चांटे धर दिए। मराठी महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली। अब जो मराठी महिला थी उसने सीधे कह दिया कि मुझे हिंदी नहीं आती, और उसने पीठ फेर ली। कहने का मतलब कि उससे बात करने से इनकार कर दिया। तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। तब क्या हुआ कि उस महिला ने अंग्रेजी में अपना भाषण देना शुरू कर दिया। जो चौथी महिला आई थी, जो सती है, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में, त्रुटिहीन मतलब गलत, है ना, जिसमें मिस्टेक ही मिस्टेक हो उसको त्रुटि, सॉरी यहाँ त्रुटिहीन लिखा है ना, त्रुटिहीन का मतलब यह हुआ कि जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो उसने बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी में धारा प्रवाह, धारा प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंट, धारा प्रवाह का यहाँ मतलब हो गया फ्लुएंट। इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो उस महिला ने क्या किया कि ये धारा प्रवाह फ्लुएंट इंग्लिश में भाषण झाड़ दिया। और उसने अपना परिचय दिया, मुझे मदालसा कहते हैं। कहने का मतलब मेरा नाम मदालसा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मोनालिसा नाम है मराठी महिला का, और मदालसा
इस महिला का नाम है जो सती है ना। बाकी का नाम एक जो पंजाबी है उसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन उसको आप स्वयं सेविका कह लीजिए। और एक लेखिका है मदालसा सिंघारिया, मदालसा कहते हैं, और उसने तब बताया पूरा नाम मदालसा सिंघारिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। उसने कहा कि मैं कल प्रिटोरिया से आई हूँ और अपने पति का डेड बॉडी लेने आई हूँ। मैं चौंक गई, लेखिका चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर झट आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। जो पंजाबी महिला थी, जो रूखापन दिखाया था, जब उससे उसने कुछ पूछा था तो 2-3 रूखे उत्तर के चांटे जड़ दिए थे। कहने का मतलब कि रूखापन दिखाया था, तो वह अपने रूखापन के कारण, अपने रूखे व्यवहार के कारण थोड़ा लज्जित हुई। और जैसे ही सुना कि वह महिला अपने पति का डेड बॉडी लेने आई है, तो वह थोड़ी सिंपैथेटिक हो गई और उसने उस मदालसा का हाथ थाम लिया और अरे कहा, अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। उस पंजाबी महिला ने बड़े दर्द से पूछा कि कोई घटना हो गई थी क्या? तो अभी इस लेसन में इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको अगले में कंटिन्यू यहीं से करेंगे हम लोग। तो जैसा कि देख लिए कि चौथी महिला आ गई, रेलगाड़ी खुल चुकी है और अब चारों महिलाओं में आपस में एक दूसरे से घुलने मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और आपस में बातचीत करते हुए ये लोग आगे का सफर तय करेंगी। और फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बातचीत करने के बाद खाना खाने का समय आएगा, खाना खाने के बाद फिर सोने का समय आएगा। इसी खाना खाने के क्रम में उस मदालसा ने इन लोगों को अपना खाना खिलाया, इन लोगों का खाना वह खुद खाई और ये तीनों के तीनों नींद में चली गई। और इस तरह की नींद में गई कि फिर इन लोगों ने किसी मरे हुए आदमी से बाजी लगा करके सो गई और जिसके कारण इन लोगों का सारा सामान वह लेकर के रास्ते में उतर गई।